Radhe Radhe and welcome to my new video. In this video we are going to discuss about unit 10, which is parametric tests. So parametric test we are going to discuss today. Parametric tests like F test, Z test, ANOVA and repeated measure ANOVA. T test we have discussed earlier. T test, about the T test, what is T test and how to perform it. Okay, so these 4 tests we are going to discuss in this video. So let's start by F test. So F test क्या होगा? एक ऐसा स्टेटिस्टिकल टेस्ट, ऐसा कोई अगर हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जो F डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो वहाँ पे हम F टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो F टेस्ट इज एनी स्टेटिस्टिकल टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टेटिस्टिक हैज़ एन F डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द null hypothesis. It is most often used when comparing statistical models. Statistical models को compare करने के लिए यूज़ होता है. बेसिकली क्या है F टेस्ट? एक रेशियो है. F जो है एक रेशियो होगा. ठीक है, किस चीज़ का? वेरिएंस का. जब हम दो ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, दो ग्रुप्स के वेरिएंस को अगर हम रेशियो निकालते हैं दो ग्रुप्स के वेरिएंस का, तो वो हम F रेशियो यूज़ करते हैं, F टेस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर. ठीक है, सो F टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इफ़ वी आर यूजिंग एन F टेस्ट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर देयर. कुछ स्टेप्स होंगे उसके लिए परफॉर्म करने के लिए. क्या क्या स्टेप्स होंगे? स्टेट द नल हाइपोथेसिस विद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सबसे पहला स्टेप, क्योंकि जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही निकलता है कि हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करने होते हैं. सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है? कैलकुलेट द एफ वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला. एफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक हमारे पास फॉर्मूला है एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले से हमें एफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, फाइंड द एफ स्टेटिस्टिक विच इज़ द क्रिटिकल वैल्यू फॉर दिस टेस्ट. दिस एफ स्टेटिस्टिक इज द फॉर्मूला is the ratio of variance of the group means divided by the mean of the within group variance. वही जो हमने कहा कि f रेशियो जो होगा, f एक रेशियो होगा किसका? वेरिएंस का. तो हम f स्टेटिस्टिक कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ टू सैम्पल्स. ठीक है, तो टू ग्रुप्स या फिर कह लो. ठीक है, तो ये दो हमें सैम्पल्स या दो ग्रुप्स अगर हमें गिवन है तो उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं वेरिएंस का, तो वहाँ पे हमें f टेस्ट यूज़ करना है. तो फाइनली सपोर्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. तो फाइनल स्टेप क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो ये जैसे हमने टी टेस्ट में किया था सेम वही प्रोसीजर है. सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर एफ वैल्यू और एफ स्टेटिस्टिक डिफाइन करना है, और फिर हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है एफ की टेबुलर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर एफ टेस्ट टू कंपेयर टू वेरिएंसेस. क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास एफ टेस्ट का? अगर हम दो वेरिएंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? हमने अभी बताया कि दोनों ग्रुप्स का वेरिएंस निकाल के उसको डिवाइड करना है. तो स्टैटिस्टिकल एफ टेस्ट यूजेस एन एफ स्टैटिस्टिक टू कंपेयर टू वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर बाय डिवाइडिंग दैम. दो अगर ग्रुप्स हैं दोनों के वेरिएंस निकलेंगे और एक को हमने सिग्मा 1 स्क्वायर कहा और एक को हमने सिग्मा 2 स्क्वायर कहा. ठीक है, तो उनको डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर भी पॉजिटिव है. अगर सिग्मा बाई चांस आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है लेकिन सिग्मा स्क्वायर क्या देगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है, तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज वेरिएंसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, सो दस द इक्वेशन फॉर कंपेयरिंग टू वेरिएंस विद एफ टेस्ट इज एफ वैल्यू क्या निकल के आएगी? वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2. ठीक है, दो वेरिएंस हैं तो दोनों को डिवाइड करना है हमको. तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि एफ टेस्ट कह क्या रहा है. एफ टेस्ट में हमें जैसे अब यहाँ पे सैम्पल दे रखे हैं दो. ठीक है, सैम्पल क्या क्या दे रखे हैं हमको? फर्स्ट सैम्पल दे रखा है हैविंग वेरिएंस 109.63. फर्स्ट सैम्पल में हमें वेरिएंस गिवन है. सैम्पल साइज 41 है. अब यहाँ पे सैम्पल साइज के लिए कोई कंडीशन नहीं है. आपका सैम्पल साइज कैसा भी हो सकता है. जैसे हमने टी टेस्ट में किया था कि हमारा सैम्पल जो है लेस देन 30 होगा. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30. तो यहाँ पे हमें सैम्पल साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सैम्पल साइज आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो ग्रेटर देन 30, लेस देन 30, कुछ भी. ठीक है, तो सैम्पल साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सैम्पल नंबर 2 है, उसका वेरिएंस है 65.99 और सैम्पल साइज दे रखा है 21. मतलब सैम्पल में 21 आइटम्स हैं, 21 ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, और फर्स्ट वाले सैम्पल में 41 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो सबसे पहले तो हमें उसका हाइपोथेसिस
राइट करना होगा। हाइपोथेसिस में क्या होगा, एच नॉट इज इक्वल टू नो डिफरेंस इन वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि एच नॉट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो नो डिफरेंस है तो इसका मतलब नो डिफरेंस किस में, क्योंकि ये वेरिएंस को टेस्ट कर रहा है, तो नो डिफरेंस इन वेरिएंसेस। H1 क्या होगा, डिफरेंस इन वेरिएंसेस। अब वो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, और नो डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं किया कि ग्रेटर या लेस होगा, तो यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एफ वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। एफ वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर जो हमने अभी बताया कि सिग्मा 1 स्क्वायर 109.63 था, तो वो वैल्यू रखी, और सिग्मा 2 हमने कहा कि 65.99, तो वो वाली वैल्यू अपॉन में रखी, तो इसको कैलकुलेट कर लिया 1.66। तो ये हमारी एफ वैल्यू निकल के आई है। अभी एफ वैल्यू आई है तो स्टेप 3 क्या होगा, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने किया था कि जितना भी आपका सैम्पल साइज है -1, वो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखें, यहाँ पे आपका सैम्पल साइज कितना है 41, फर्स्ट सैम्पल साइज 41, तो 41 -1 कितना हो जाएगा 40, और 21 सैम्पल साइज है तो उसकी क्या हो जाएगा 20, तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 40 और 20। सो कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम as the degrees of freedom in the table will be the sample size -1. For sample 1 it is 40 and for sample 2 it is 20। sample size में से -1 किया हमने। इसके बाद हम अल्फा लेवल चूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ अल्फा लेवल हमें गिवन नहीं था। जब आपके पास कुछ अल्फा लेवल नहीं गिवन होता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो अल्फा को आप क्या यूज करते हो, जनरली 5%, ठीक है। तो 5% स्टैंडर्ड लेवल होता है। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है तो वहाँ पे आप 5% यूज करोगे। सो एज नो अल्फा लेवल वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वी मे यूज द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ 0.05, मतलब 5%। दिस नीड्स टू बी हाफ्ड फॉर द टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट लगा रहे हैं। तो हमने किया था टू टेल टेस्ट अगर हम लगा रहे हैं तो हाफ पोर्शन हमारा राइट में जाएगा, हाफ पोर्शन हमारा लेफ्ट में जाएगा। तो 0.5 टोटल मिला के होगा, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 0.5। तो क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया था कि दोनों सिमेट्रिक होते हैं, तो आप उसका हाफ कर दोगे, तो 0.05 का हाफ हो जाएगा 0.025। तो ये आपका अल्फा लेवल हो गया। सो अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, जो स्टेप नंबर 5 है, वी विल फाइंड द क्रिटिकल एफ वैल्यू यूजिंग द एफ टेबल। क्रिटिकल वैल्यू हमें निकालनी है एफ टेबल की हेल्प से। टेबल में आप देखोगे, टेबल में आपको 0.025 लेवल पे 40-20 के लिए वैल्यू देखनी है कि क्या वैल्यू आएगी। अल्फा हमारा 0.025 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 40-20 पे, मतलब 40 और 20 आपको सैम्पल साइज दिखेंगे वहाँ पे, सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखेंगी एफ टेबल में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो टेबल के अकॉर्डिंग आएगी 2.287, ठीक है। टेबुलेटेड वैल्यू हमने निकाल ली, कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाली थी 1.66, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप बचता है कि कंपेयर करना इनको। तो कंपेयर द टेबुलेटेड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड टेबल वैल्यू। जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, उसको टेबुलेटेड वैल्यू से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। इफ अवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर देन द टेबल वैल्यू, देन वी मे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अगर हमारा एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर दैन एफ टेबुलेटेड आता है तो वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे लेस आता है, एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड, तो वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर देन टेबुलेटेड वैल्यू, वी मे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हेयर 1.66 इज लेस देन, 1.66 क्या है, एफ कैलकुलेटेड, और 2.287 क्या है, एफ टेबुलेटेड। तो कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबुलेटेड, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंस, ओके। नेक्स्ट इज जेड टेस्ट। नेक्स्ट इज जेड टेस्ट। सो जेड टेस्ट जब हम करते हैं, जेड टेस्ट जो है वो टी टेस्ट का एक्सटेंशन है एक तरह से। जो हमने टी टेस्ट किया था उसी का एक्सटेंशन है हमारे पास जेड टेस्ट।
टी में हम क्या करते हैं, सैम्पल साइज को स्मॉल रखते हैं, लेस देन इक्वल टू 30, है ना। तो टी में हम जब सैम्पल साइज स्मॉल रखते हैं तो जेड में क्या होगा, उसका एक्सटेंशन है तो सैम्पल साइज क्या होगा, ग्रेटर देन 30। ठीक है, 2 ग्रुप्स को आप कंपेयर करते हो और दोनों ग्रुप्स का सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा। ठीक है, तो जेड टेस्ट इज अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज टू डिटरमिन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंस आर नोन एंड द सैम्पल साइज इज लार्ज। ठीक है, सैम्पल साइज हमारा लार्ज होगा और यहाँ पे वेरिएंस जो है वो नोन होगा। ठीक है, वेरिएंस नोन होगा। वहाँ टी टेस्ट में हमारे पास वेरिएंस अननोन था तो हमने उसका एस यूज़ किया था। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, तो एस्टिमेट हमने यूज़ किया था स्टैंडर्ड एरर करके। ठीक है, तो ऐसा हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएंस नोन मिलेगा। ठीक है, 2 पॉपुलेशन मीन्स को हमने चेक करना है, डिटरमिन करना है कि वो उनमें डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, so the test statistic is assumed to have a normal distribution and parameters such as standard deviation should be known in order for an accurate z test to be performed. ठीक है, तो पैरामीटर्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नॉन होना चाहिए ताकि हमारा z टेस्ट जो है वो उसकी एक्यूरेसी सही आए। ठीक है, सो z टेस्ट में क्या होगा, एग्जांपल लेके, तो एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं इसको कि हम z टेस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो physicians at a clinic gave what they thought were drugs to 980 patients. ठीक है, although the doctors later learned that the drugs were really placebos. 57% of the patient reported an improved condition. Assume that if the placebo is ineffective, the probability of a patient's condition improving is 0.56. Test the hypothesis that the proportion of patients improving is greater than 0.56. तो इसमें दो चीज़ें हमें बोल रखी हैं निकालने को, फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड फाइंड द पी वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता क्या है कि 980 पेशेंट्स पे एक ट्रायल किया गया, 980 पेशेंट्स लिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सैम्पल साइज। ठीक है, एक ही सैम्पल लिया है, एक सैम्पल से भी जेड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, 2 सैम्पल से भी जेड टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सैम्पल हमने 980 पेशेंट्स का लिया, फिर उनको एक ड्रग दी गई। ठीक है, एक ड्रग दी गई और वहाँ से रिपोर्ट हुआ हमें कि 57% पेशेंट्स की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हुई। इतने 57% ने इम्प्रूव कंडीशन अपनी रिपोर्ट करी। ठीक है, ड्रग दिया उन्होंने, अपनी तरफ से ड्रग दिया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो ड्रग नहीं प्लेसिबो था। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम करते हैं, अब ये कहता है कि अगर हम अज्यूम करके चलें कि प्लेसिबो जो था वो इनइफेक्टिव था, प्लेसिबो ने कुछ इफेक्ट किया ही नहीं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूविंग इज 0.56। अगर वो प्लेसिबो इनइफेक्टिव था लेकिन फिर भी पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हुई, उसके चांसेस कितने हैं, 0.56। तो हमें टेस्टिंग करनी है कि प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूविंग इज ग्रेटर दैन 0.56। तो ये चीज़ हमें प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स, प्रोपोर्शन निकालना है, हमें प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन 1 सैम्पल प्रोपोर्शन जेड टेस्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जब हमें मीन की टेस्टिंग करनी होती है तो हम मीन की लगाते। ठीक है, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालना है सबसे पहले। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, सैम्पल प्रोपोर्शन गिवन है कि कितने पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि वो सही हुए हैं, तो 57%। तो सैम्पल प्रोपोर्शन, क्योंकि सैम्पल में से निकला ये 980 पेशेंट्स के सैम्पल में से 57% सही हुए हैं, तो ये क्या हो गया, 0.57 हमारा सैम्पल प्रोपोर्शन। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एच नॉट सच दैट पी बार इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट क्या है हमारा, जो हाइपोथेसाइज प्रोपोर्शन हम लेकर चल रहे हैं, जो इसने बोला है कि 56%, मतलब 0.56 जो इसने बोला है, ये हम अपना एज्यूम लेकर चल रहे हैं, एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं कि हमारा इसके अंडर काम होना चाहिए। और H1 क्या हो जाएगा, पी बार ग्रेटर दैन पी नॉट। ठीक है, तो H नॉट और H1 हमने डिफाइन कर दिए। सैम्पल प्रोपोर्शन हमारा पी बार आया 0.57, हाइपोथेसाइज्ड प्रोपोर्शन हमारा आया पी नॉट इज इक्वल टू 0.56 और सैम्पल साइज हमारा था 980 n। तो अब हम यहाँ पे जेड टेस्ट जब लगाएंगे तो जेड टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, जेड इज इक्वल टू
पी कैप माइनस पी नॉट, पी कैप इज नथिंग बट पी बार, ओके। तो पी कैप माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट 1 माइनस पी नॉट अपॉन एन। तो ये हमारा z का फॉर्मूला रहेगा सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अगर हम सैम्पल प्रोपोर्शन निकालते हैं, प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा z टेस्ट में यूज़ होता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी बार क्या होगा हमारा 0.57, पी कैप और पी बार इज द सेम थिंग, तो 0.57। पी नॉट कितना है हमारे पास 0.56, और ये जो 1 माइनस पी नॉट है इसको हम क्यू नॉट भी बोलते हैं, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग एंड क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग समथिंग इज इक्वल टू 1। तो क्यू नॉट भी इसको हम बोलते हैं 1 माइनस पी नॉट को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के अपने वैल्यूज पुट करी तो आपको 0.631 मिला। तो आपको 0.631 मिला। तो कंसल्टिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एट z स्टेटिस्टिकल वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मतलब, तो z कैलकुलेटेड हमारा कितना आया 0.631। द वन टेल्ड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0.264। जब आप टेबल में से देखोगे वन टेल का है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेटर देन का निकालना है, p ग्रेटर देन पी नॉट। जब आप h1 में देखोगे p ग्रेटर देन पी नॉट का निकालना हमें, तो वन टेल टेस्ट लगेगा। तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको वहाँ पे टेबल में 0.264। अल्फा लेवल हमारा क्या होगा 0.05, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन में नहीं गिवन था कि आप, हाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो हम 5% लेकर चलेंगे। 5% हम लेकर चलेंगे तो वन टेल पे क्रिटिकल वैल्यू z की क्रिटिकल वैल्यू या फिर टैबुलेटेड वैल्यू कितनी आएगी 1.645। तो आप टेबल में चेक कर सकते हो z की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी 1.645। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंस द ऑब्जर्व्ड वैल्यू z calculated is less than z tabulated, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी 0.631 है ना, और ये कितनी आई 1.645। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू है, तो नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस को हम नहीं रिजेक्ट कर सकते, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके चलेंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है मेरा, ठीक है। और पी वैल्यू इसने कही थी, पी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.264, 0.264 पी वैल्यू आई। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, पी और अल्फ़ा को कंपेयर करते हैं हम, तो पी और अल्फ़ा में कौन सा ग्रेटर है, पी ग्रेटर है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, इट इज़ कंक्लूडेड दैट सैम्पल प्रोपोर्शन of 0.57 or 57% of the patients who reported an improved condition is not significantly higher than the hypothesized population proportion 56%, ठीक है। तो हम उसको H1 ग्रेटर देन था, जो P ग्रेटर देन P नॉट, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और H नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जो हमारा हाइपोथेसाइज्ड हमने लेकर चले हैं 56%, वो हमारा रॉन्ग था, हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हुआ और उससे ग्रेटर तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनोवा। अनोवा हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सैंपल जो है वो 2 के बजाय 3 सैंपल को हम टेस्ट कर रहे हैं, तीन या 3 से ज़्यादा सैंपल हम टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम अनोवा यूज़ करते हैं। एक बात और इसमें आ जाती है कि जेड टेस्ट जो है वो और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जेड टेस्ट में यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही सैंपल लिया, आप 2 सैंपल लेके भी जेड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। 2 सैंपल प्रोपोर्शन भी ले सकते हो, दोनों सैंपल में प्रोपोर्शन का टेस्ट कर सकते हो, 2 सैंपल प्रोपोर्शन टेस्ट, या फिर आप उसमें डिफरेंस ऑफ मीन भी कर सकते हो, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था। डिफरेंस ऑफ मीन्स 2 सैंपल लेकर भी कर सकते हो। तो जेड टेस्ट कई तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जेड टेस्ट एक क्या बना हमारा, एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट, ठीक है। कह सकते हैं इसको कि जेड टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है टी की, क्योंकि टी जो है वो लेस स्मॉल सैम्पल साइज पे यूज़ होता है और जो जेड टेस्ट है वो लार्ज सैम्पल साइज के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है अनोवा। अनोवा की फुल फॉर्म क्या होगी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अनोवा बोलते हैं। अनोवा क्या होगा? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसको भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके भी 3 टाइप्स हैं, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा और रिपीटेड मेजर्स। ठीक है, तो वन वे अनोवा में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल में से हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं जब हम, ठीक है। अब यहाँ पे नाम इसका भले ही वेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नाम भले ही इसका वेरिएंस है, लेकिन चेकिंग किसकी होती है यहाँ पे? मीन की। ठीक है, क्योंकि अनोवा जो है वो नाम नाम इसका भले ही वेरिएंस में आ रहा है, लेकिन चेकिंग इसमें हम मीन की करेंगे, कि मीन को कंपेयर करेंगे कि 2 ग्रुप्स में मीन कितना है। ठीक है, मीन को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, 3 ग्रुप्स में, 3 से ज़्यादा, 2 ग्रुप्स के लिए तो हमारे पास टी एफ टेस्ट ये सारे यूज़ हो जाते हैं। 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हों, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हों, तो वहाँ पे हम अनोवा की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो वन वे अनोवा इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 मीन्स फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? अनरिलेटेड, बिल्कुल जो ऐसे ग्रुप्स जो आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड हैं ही नहीं। ठीक है, तो वन वे अनोवा कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स होंगे, 3 ग्रुप्स होंगे और तीनों आपस में अनरिलेटेड होंगे, मतलब तीनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे ग्रुप्स। ठीक है, और यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें भी एफ टेस्ट लगा के एफ की वैल्यू निकालेंगे हम। एफ टेस्ट तो नहीं कह सकते, एफ की वैल्यू निकाल के हम इसको अनोवा से अनोवा लगाएंगे। इस पे एफ की वैल्यू चाहिए होगी हमें यहाँ पे, जैसे हम निकालते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर कंपेयर हम उसको अनोवा से करेंगे। द नल हाइपोथेसिस फॉर दिस टेस्ट इज दैट 2 मीन्स आर इक्वल। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? हमारे पास जो 2 मीन्स हैं या 3 मीन्स हैं वो इक्वल हैं, जितने भी हम सैंपल ले रहे हैं उनके मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं। देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट मीन्स दैट 2 मीन्स आर अनइक्वल। तो सिग्निफिकेंट कब होगा वो रिजल्ट? जब 2 मीन्स अनइक्वल हो, मतलब अगर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही हमारा मेन मकसद होता है, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को ही चेकआउट करते हैं। कभी भी कोई भी टेस्ट हम लगाते हैं तो उसमें हमेशा टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस की होती है। ठीक है, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम उसमें ही बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी। सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या होगा? दैट 2 मीन्स आर अनइक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यू हैव अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रैंडमली स्प्लिट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। हमने एक बड़े ग्रुप को, एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको हमने ग्रुप्स में, स्मॉलर ग्रुप्स में उसको स्प्लिट कर लिया, एंड कंप्लीटिंग डिफरेंट टास्क, और वो उनको अलग अलग टास्क दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू माइट बी स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टी ऑन वेट लॉस। हमने ये स्टडी करना है कि वेट लॉस, टी का वेट लॉस पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, टी और वेट लॉस पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, एंड फॉर्म 3 ग्रुप्स। हमने 3 ग्रुप्स बनाए, बड़ी पॉपुलेशन में से 3 ग्रुप्स निकाले हमने। क्या क्या? ग्रीन टी, ऐसे पर्सन जो ग्रीन टी लेते हैं, ऐसे पर्सन जो ब्लैक टी लेते हैं, और ऐसे पर्सन जो टी लेते ही नहीं। हमने ये चेक करना है कि वेट लॉस पे किसका क्या इफेक्ट रहा। ठीक है, किसका ज़्यादा वेट लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप्स बने, ग्रीन टी, ब्लैक टी। अब ग्रीन टी वाले ब्लैक टी वालों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ब्लैक टी जो है वो नो टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, नो टी जो है वो ग्रीन टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप्स आपस में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो यहाँ पे हम वन वे अनोवा लगा सकते हैं। ठीक है, टू वे अनोवा क्या होगा? टू वे अनोवा इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में एक और चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे जो आप 2 वेरिएबल्स ले रहे हो वो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, मतलब एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो टी जो है वेट लॉस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि टी, टेकिंग टी इज, या फिर वेट लॉस इज डिपेंडेंट अपॉन टी। ठीक है, मतलब टी पे डिपेंड करेगा कि वेट लॉस कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक डिपेंड करेगा दूसरे पे, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो ग्रुप्स हैं, जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, वो तीनों ग्रुप्स जो हैं वो आपस में अनरिलेटेड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे।
ठीक है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ टी ऑन वेट लॉस, तो टी के जो इफेक्ट हैं वो वेट लॉस को इफेक्ट करेंगे। वेट लॉस को इफेक्ट कौन करेगा? टी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। टू वे अनोवा में हम क्या करते हैं? टू वे अनोवा जो है एक्सटेंशन है, जैसे हमने किया था टी टेस्ट जो है वो एक्सटेंशन है जेड की, ऐसे ही टू वे जो है वो एक्सटेंशन है वन वे की। क्योंकि वन वे में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि वन वे में हम क्या करते हैं, एक जो वेरिएबल है वो दूसरे को इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक डिपेंडेंट निकल के आएगा और एक इंडिपेंडेंट निकल के आएगा। लेकिन टू वे अनोवा में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो टू वे अनोवा हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा एक जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा और दो नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा होगा? जो हमें क्वांटिटी दिखाएगा, क्वांटिटी मेजरमेंट दिखाएगा, जैसे कि न्यूमेरिकल वेरिएबल जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइट हो गया, हाइट जो है वो न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिटेटिव होता है, उनको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मेज़र जिसको कर सकते हैं वो कौन सा वेरिएबल होगा? क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्या हो गया? हाइट, वेट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जिनको हम मेज़र कर सकें, जिनको हम नंबर्स में लिख सकें। द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स, तो वो कौन से होंगे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और नॉमिनल वेरिएबल कौन से होंगे? जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेज़र ना कर सकें, हम क्वालिटेटिवली मेज़र कर सकें जिनको। ठीक है, तो वो होंगे नॉमिनल वेरिएबल। और ठीक है, नॉमिनल वेरिएबल जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। So two-way ANOVA is an extension of the one-way ANOVA. With one-way ANOVA, you have one independent variable affecting a dependent variable. जो अभी हमने कहा कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को डिपेंड करेगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। With two-way ANOVA, there are two independent variables. Use a two-way ANOVA when you have one measurement variable, that is a quantitative variable, and two nominal variables. ठीक है। In other words, if your experiment has a quantitative outcome and you have two categorical explanatory variables, टू वे अनोवा इज एप्रोप्रिएट। वही चीज़ कह रहा है ये कि अगर आपके पास एक क्वांटिटेटिव आउटकम है, मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और दो कैटेगरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल वही होगा नॉमिनल वेरिएबल, जिसको आप, नॉमिनल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जिसको आप कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर सको, जिसको आप कैटेगरी वाइज ब्रेक कर सको। ठीक है, तो वो होंगे नॉमिनल वेरिएबल्स। एक होता है ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ऑर्डिनल मतलब जिसको आप ऑर्डर वाइज कर सको। ठीक है, रैंक दे सको जिसको आप, तो वो होंगे ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल कौन से होंगे? जिसको आप कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर सको, कैटेगरी बना सको जिनकी। तो ऐसे अगर आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट में कैटेगरिकल वेरिएबल्स आ रहे हैं जिसको आप कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, और एक ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ रहा है जिसको आप मेज़र कर सकते हो, मेजरमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे टू वे अनोवा सही रहता है, टू वे अनोवा अप्रोप्रिएट रहता है। सो वन वे हमने किया, वन वे अनोवा तब यूज़ होगा जब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स को आपने कंपेयर करना हो, और एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा उसमें से, एक जो है वो डिपेंडेंट होगा, और तीन ग्रुप्स होंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको डिपेंडेंट ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप्स भी आपस में डिपेंडेंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। टू वे अनोवा में क्या होगा, दो, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल जो है वो मेजरमेंट वेरिएबल होगा, मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स, बाकी दो वेरिएबल्स जो हैं वो नॉमिनल स्केल पे होंगे। नॉमिनल स्केल का मतलब हमने बताया कि नॉमिनल स्केल क्या होगा, ऐसा स्केल जहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हो किसी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल्स को आप कैटेगरी वाइज लिस्ट कर सको जहाँ पे। ठीक है,
तो वो स्केल क्या होगा, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल पे आप यूज़ कर सकते हो, और टू वे अनोवा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिपीटेड मेजर्स अनोवा। रिपीटेड मेजर्स अनोवा क्या होगा, रिपीटेड नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्यों कहा इसको, क्योंकि जब हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो रिपीट जब हम करते हैं तो वहाँ पे रिपीटेड मेजर्स यूज़ होता है। ठीक है, सेम होगा बिल्कुल वन वे अनोवा की तरह ही, सिर्फ एक डिफरेंस होगा इसमें, जैसे वन वे में हम करते हैं सिंपल, जो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो अनरिलेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ग्रुप्स जो हैं वो आपको रिलेटेड ग्रुप्स मिलेंगे। एक ग्रुप जो है वो दूसरे से रिलेट करेगा, दूसरा जो है वो तीसरे से रिलेट करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा एक तरह से एक दूसरे ग्रुप पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ग्रुप्स, तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंट ग्रुप्स मिलने वाले हैं, कहाँ पे, रिपीटेड मेजर में। ठीक है, रिपीटेड मेजर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सेम ग्रुप को, एक हमने किया था आपको याद होगा पेयर टेस्ट में, पेयर टी टेस्ट जब हमने किया था, कि पेयर टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को दोबारा कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसी ग्रुप पे ट्रायल करते हैं। पहला हमने फर्स्ट ग्रुप चेक कर लिया, उसी ग्रुप को हम दोबारा उठाते हैं और फिर से उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको चेकआउट करते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और उसी ग्रुप को दोबारा से या कोई और ट्रीटमेंट दे के या कोई और ड्रग दे के, ठीक है, कुछ मतलब अगर इस हिसाब से चेक करते हैं, ड्रग्स को चेंज करके या फिर डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम उस ग्रुप को, सेम ग्रुप को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, सेम ग्रुप होगा हमारे पास और सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, और फिर हम एक या दो से तीन बार उसको हम चेक करेंगे, रिपीट करेंगे एक परफॉर्मेंस को, एक ट्रायल को हम रिपीट करेंगे। तो जब हम रिपीटेड मेजर यूज़ करते हैं तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिपीटेड मेजर्स, क्योंकि हम एक ग्रुप को दो या दो से ज़्यादा बार हम उसको चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, किसी पेशेंट्स का ग्रुप आपके पास है, ठीक है, एक ग्रुप दे दिया आपको, सपोज 25 to 30 पेशेंट्स का आपको एक ग्रुप दे दिया, आप उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहते हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले चेक किया, जब आपके पास पेशेंट्स आए तो आपने रिकॉर्डिंग रख ली कि इस ग्रुप में इस पेशेंट के इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल आया है। फिर आप उसको दोबारा से बुलाओगे कोई भी इंटरवल्स के बाद, वन मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, या ऐसे 3 मंथ के बाद, चेंज डाइट को उनकी चेंज करके, उनको ड्रग्स दे के या उनकी डाइट को चेंज करके, तो इस तरीके से आपने उसको दोबारा से बुलाया। अब उन्हीं ग्रुप को आप दोबारा बुला रहे हो, ठीक है, तो उन्हीं ग्रुप को आप दोबारा बुला रहे हो, उसी ग्रुप को, उन्हीं पेशेंट्स को, तो वहाँ पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिपेंड करेगा किस पे, जो आपने डाइट दी है। ठीक है, तो वो फर्स्ट ग्रुप का कोलेस्ट्रॉल लेवल और सेकंड का, फर्स्ट ग्रुप में जो पेशेंट होगा, सेकंड ग्रुप में जो पेशेंट होगा, वो आपस में डिपेंड होगा, जैसे उसने किस हिसाब से क्या डाइट ली है। ठीक है, तो डाइट के हिसाब से वो डिपेंड करेगा डाइट पे, कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि उसने अगर ख़राब डाइट ली होगी तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बिगड़ा हुआ होगा, अगर उसने ठीक डाइट ली होगी तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको इंटरवल्स पे, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, इस तरीके से इंटरवल्स पे आप एक ही ग्रुप को चेक करते हो बार बार, तो वहाँ पे आप रिपीटेड मेजर यूज़ करते हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम ग्रुप से ग्रुप को चेक कर रहे हैं, दो ग्रुप्स को आपस में चेक कर रहे हैं, तो विद इन ग्रुप्स हो जाएगा। ठीक है, तो विद इन ग्रुप्स जब हम चेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अनोवा यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम दो ग्रुप्स के बीच का या 3 ग्रुप्स के बीच का हमें चेकिंग करनी हो तो वहाँ पे हम अनोवा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड मेजर्स अनोवा is almost the same as the one-way ANOVA. The repeated measure ANOVA is almost the same as
वन वे, अनोवा, with the main difference क्या हुआ, one main difference, you test related groups not independent ones. तो हमने जैसे बताया कि वन वे में आप इंडिपेंडेंट ग्रुप को चेक करते हो, लेकिन रिपीटेड मेजर में आपको रिलेटेड ग्रुप्स को चेक करना होता है. ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड आपको ग्रुप्स मिलेंगे, तो वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट को नहीं चेक करोगे. रिपीटेड में आप डिपेंडेंट ग्रुप्स को चेक करोगे, रिलेटेड ग्रुप्स को चेक करोगे. It's also called repeated measures because the same group of participants is being measured over and over again. तो वही चीज़ हमने जैसे कहा कि एक ग्रुप को, एक पेशेंट्स के ग्रुप को आपने आज टेस्ट किया, 10 दिन बाद टेस्ट किया, 15 दिन बाद टेस्ट किया, तो ये आपका रिपीटेड मेजर हो गया, क्योंकि आप एक ही ग्रुप को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको चेकिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो. ठीक है, तो एक ग्रुप को जब आप कई बार टेस्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है, रिपीटेड मेजर हो जाता है. ठीक है, तो रिपीट आप उसको कर रहे हो, रिपीटेड मेजर वहाँ पे यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड बी studying the cholesterol level of the same group of patients at 1, 3 and 6 months after changing their diet. तो वही चीज़ हुई कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाह रहे हो किसी पेशेंट का, तो वहाँ पे आप सेम ग्रुप लेके चलोगे. एक ग्रुप को आज चेक करोगे, एक मंथ बाद चेक करोगे, 3 मंथ बाद चेक करोगे, 6 मंथ बाद चेक करोगे, और उनकी डाइट चेंज करके. ठीक है, तो डाइट पे डिपेंड करेगा वो कि आपके पास कितना चेंज आया है उनकी डाइट में. ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्पल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम. टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम हम लेकर चल रहे हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है, अब टाइम का कोलेस्ट्रॉल से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो टाइम जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा आपके पास, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल डिपेंड करेगा किस पे, डाइट पे. ठीक है, तो डाइट पे डिपेंड करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टाइम. क्योंकि टाइम आप दे रहे हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इसका तो कोई कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो टाइम का जो है वो कुछ रिलेशन ही नहीं है किसी से, ना कोलेस्ट्रॉल से, ना ही आपकी डाइट से. ठीक है, तो जैसा आप डाइट लोगे वैसा आपका कोलेस्ट्रॉल होगा. तो डाइट पे डिपेंड किया क्या, कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइट पे. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा आपका, टाइम. ठीक है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, किस पे डिपेंड कर रहा है, और वो डाइट पे. ठीक है, तो डाइट पे डिपेंड कर रहा है. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली कॉल्ड विद इन सब्जेक्ट फैक्टर्स. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, विद इन सब्जेक्ट फैक्टर्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट विद इन ग्रुप्स को विद इन ग्रुप्स में जाएगा. ठीक है, टाइम जो है वो फर्स्ट से सेकेंड ग्रुप, सेकेंड से थर्ड ग्रुप. ठीक है, तो विद इन सब्जेक्ट फैक्टर भी इसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा और रिपीटेड मेजर्स अनोवा. ठीक है, एक रिव्यू ले लेते हैं कि जेड टेस्ट में क्या होता है. जेड टेस्ट में हमने किया था सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30, और वहाँ पे हम चेकिंग करते हैं प्रोपोर्शन की, मीन्स की. 2 ग्रुप्स अगर हमारे पास हैं, अगर सेम ग्रुप है तब भी हम प्रोपोर्शन की चेकिंग कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स हैं तब भी हम प्रोपोर्शन चेक कर सकते हैं और मीन डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं. ठीक है, 1 ग्रुप में भी मीन को चेकिंग कर सकते हैं हम, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था, सेम वैसे ही. ठीक है, तो जेड टेस्ट में हमने किया कि मेन थिंग क्या था यहाँ पे, कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, और ग्रुप्स आपके जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के सैम्पल साइज होने चाहिए. ठीक है, ये चीज़ की. एफ टेस्ट में हमने किया कि एफ टेस्ट में क्या होगा, 2 वेरिएंस की रेशियो लेनी है. ठीक है, अगर आपके पास 2 सैम्पल्स हैं तो 2 सैम्पल की वेरिएंस रेशियो लेना है. वेरिएंस रेशियो को फिर चेक करना है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव बना के, कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे. ठीक है, मतलब किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नल को कि अल्टरनेटिव को. ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है. थर्ड हमने किया अनोवा. अनोवा में हमने 1 वे, 2 वे और रिपीटेड मेजर्स किया. 1 वे में आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे. ठीक है, और उसकी चेकिंग करनी है, और जो ग्रुप्स होंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे. 2 वे में क्या हो जाएगा आपके पास, 2 वे में आपको एक
इंडिपेंडेंट मिलेगा और 2 जो है वो नॉमिनल वेरिएबल्स मिलेंगे, उसके हिसाब से चेक करना है, उसके हिसाब से चेक करना है। और रिपीटेड में आपको एक ही ग्रुप को आप जब रिपीट करते हो तो वहाँ पे रिपीटेड मेजर्स यूज़ होगा। ठीक है, तो आज हमने पैरामीट्रिक टेस्ट की यूनिट्स कंप्लीट की है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज का हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट अपनी कि नॉन पैरामीट्रिक, या फिर हम 9th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन राधे राधे।